हेलो माय डियर फैमिली, आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड पार्ट। बाकी के पार्ट चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो लिंक ऊपर है, आप उसे देख सकते हैं। और हाँ, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के टेबल और फॉर्मूले नहीं आते तो उसकी भी वीडियो चैनल पे अपलोड है, आप उसे भी देख सकते हैं। उसका भी लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तो क्वेश्चन नंबर 5 में ये कह रहा है कि एक काइट है, यानी कि एक पतंग है जो कि ग्राउंड से 60 मीटर हाइट पे उड़ रही है। अब मेरी बात समझना, यहाँ पे भी बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होती है। वो सोचते हैं कि 60 मीटर हाइट ये होगी, लेकिन नहीं, मैं आपको पूरा स्ट्रक्चर अच्छे से समझाऊंगा। आप परेशान मत हो, ठीक है ना, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। इसमें ये कह रहा है कि एक काइट है हमारी, पतंग है हमारी, वो 60 मीटर हाइट पे उड़ रही है। और उसका जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का मतलब जो उसका मंझा है, मंझा होता है ना डोरी, जो उसकी स्ट्रिंग है, यानी कि मंझा जो है वो ग्राउंड पर कहीं बंधा हुआ है। ये ग्राउंड पर कोई पॉइंट है, ग्राउंड पर कोई पॉइंट है। ये समझ लीजिए आप यहाँ पे खड़े हो, आप यहाँ पे खड़े हो और ये आपका मंझा, पतंग उड़ा रहे हो। पतंग आपकी इस तरीके से उड़ेगी। भाई पतंग ऐसे तोड़ेगी, ऐसे करके उड़ती ना, इस तरीके से, ऐसे थोड़ी ना उड़ेगी पतंग, ऐसे उड़ेगी, ऐसे नहीं उड़ेगी, ऐसे करके, मतलब ऐसे करके उड़ती है। तो जो आप यहाँ खड़े हो, पतंग को उड़ा रहे हो, जो पतंग है वो 60 मीटर की हाइट पे उड़ रही है। तो जो 60 मीटर की हाइट होगी वो ग्राउंड से स्ट्रेट होगी, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। ना कि ये जो मंझे की हाइट है वो 60 मीटर नहीं होगी। इस चीज को याद रखना, यहाँ पे होता है कंफ्यूजन स्टार्ट, इसलिए मैं आपको पहले क्लियर कर दूं। 60 मीटर की हाइट बिल्कुल सीधी होगी, इस तरीके की, ना कि इस तरीके। ये 60 मीटर नहीं है, ये 60 मीटर है, बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि जो हमारा मंझा है, जो हमारी स्ट्रिंग है, वो ग्राउंड से 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। जो हमारा मंझा है, जो हमारी स्ट्रिंग है, ये जो ग्राउंड से ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, ये क्या है हमारा, ये हमारा ग्राउंड है और ये हमारा मंझा है। ग्राउंड से जो मंझा है वो 60 डिग्री के एंगल पे बना रहा है। और आपके क्वेश्चन में 60 डिग्री का एंगल ग्राउंड से बना रहा है, तो यहीं पे बनेगा। और क्वेश्चन में आपके एक वर्ड दे रखा है इनक्लाइनेशन। क्या दे रखा है? इनक्लाइनेशन। मैंने आपको कई बार बताया है, इनक्लाइनेशन आ जाए या एंगल ऑफ एलिवेशन आ जाए या इंक्लाइंड आ जाए, इंक्लाइनेशन या एंगल ऑफ एलिवेशन, तीनों में से कोई भी वर्ड आ जाए, आपको एंगल हमेशा नीचे ही बनाना है, ग्राउंड पर। याद रखना है, हमेशा आपको एंगल कहाँ बनाना है? नीचे बनाना है, कभी ऊपर यहाँ पे एंगल नहीं बनाना है। यहाँ पे कब एंगल बनाना वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन जब भी आपके क्वेश्चन पेपर में इंक्लाइनेशन आ जाए या एंगल ऑफ एलिवेशन आ जाए, इंक्लाइंड आ जाए, जो कि यहाँ पे आ गया इंक्लाइनेशन, तो एंगल हमेशा नीचे बनेगा। और क्वेश्चन में आपकी ये भी कह रहा है कि जो हमारा मंझा है, यानी कि जो डोरी है, जो स्ट्रिंग है, वो ग्राउंड से 60 डिग्री का एंगल बना रही है, और इंक्लाइनेशन का मतलब भी नीचे ही होता है। तो दोनों ही चीजें आपको यही इशारा कर रहे हैं कि आपको एंगल यहाँ पे बनाना है। तो जो आपकी कंफ्यूजन है वो मुझे पता है, कहाँ पे कंफ्यूज होते हैं बच्चे, मैं जानता हूँ, क्योंकि पढ़ाता हूँ, मैं जानता हूँ अच्छे से। अब आपसे कह रहा है कि लेंथ निकालो स्ट्रिंग की। जो मंझा है वो कितना ऊंचा है? भाई 60 मीटर ऊंचे पतंग उड़ रही है, तो मंझा कितना ऊंचा होगा? तो जो मंझा है वो हमने इसको ले लिया एक्स, ये हमारा मंझा है, यानी कि जो स्ट्रिंग है हमारी वो एक्स ले ली। तो हमने लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल टू एक्स। हाइट ऑफ द काइट, काइट की जो हाइट है ग्राउंड से वो 60 मीटर, जो एंगल बनेगा वो 60 डिग्री का बनेगा। एंगल कौन सा बन रहा है? BAC। एंगल ए पे बन रहा है, तो ए वाला बीच में रहना चाहिए, बाकी आगे पीछे कर सकते हो। अब हमको लगाने हैं इन में से कोई ना कोई, तीनों में से एक ना एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब देखिए कौन सा लगेगा, बात समझना मेरी बात। 90 के सामने क्या होता है? हाइपोटेनियस। तो ये तो हमारा हो गया हाइपोटेनियस। एंगल के सामने जो एंगल होता है थीटा एंगल के सामने होता है परपेंडिकुलर, तो ये तो परपेंडिकुलर बचा हुआ होता है बेस। तो इतना तो हमें पता है। तो देखिए हमारा अगर हमको एक्स निकालना है तो देखिए रिलेशन हमें चाहिए परपेंडिकुलर का, यानी कि हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर का रिलेशन चाहिए। इससे तो कोई मतलब ही नहीं। तो हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर रिलेशन किस में होता है? हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर रिलेशन होता है साइन में और कॉसेक में। अगर आपको साइन लगाना है तो आप P/H कर दीजिए, यानी परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस। अगर आपको कॉसेक लगाना है तो H/P कर दीजिए। दोनों से आंसर सेम आएगा, चाहे लगा के देख लीजिए। तो इन ट्राइंगल कौन सा है हमारा? ABC ट्राइंगल हम ले रहे हैं, तो इन ट्राइंगल ABC, तो हम यहाँ पे क्या लगा रहे हैं? साइन लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? साइन लगा रहे हैं। और साइन के साथ हमारा एंगल कितना है? 60 डिग्री का। तो यहाँ पे हो गया 60 अपॉन, साइन होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, तो P/H। और परपेंडिकुलर कितना है हमारा? परपेंडिकुलर हमारा है BC। क्या है हमारा? BC। B है और C है, इधर कोने में लिखा है, तो BC अपॉन हाइपोटेनियस कितना है? हाइपोटेनियस है हमारा AC, तो यहाँ पे हो गया AC। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, सही है। ये वैल्यू होती है टेबल में, देखिए नहीं देखी तो लिंक आई बटन में, टेबल का फॉर्मूला की शॉर्ट ट्रिक की वीडियो, ठीक है। BC कितना है? BC हमारा 60, तो 60 लिख दिया, अपॉन AC कितना हमारा? AC हमारा x, तो ये x लिख दिया। अब x की वैल्यू हमको निकालनी, तो x को करिए अकेला। देखिए कैसे अकेला करेंगे।
एक्स को भेजिए, अकेला करने के लिए ऊपर भेजिए एक्स को, तो एक्स को भेजिए ऊपर, एक्स को भेज दिया ऊपर, 60 को ऐसे लिखे रहने दिया, एक्स ऊपर चला गया और √3 एक्स के जगह पे यानी कि नीचे आ गया, और 2 है, 2 कहाँ चला गया, 2 तो यहाँ पे लिखा था कहीं पे, 2 चला गया ऊपर यानी कि इसके साथ मल्टीप्लाई में। बताइए बात समझ में आई, कोई प्रॉब्लम इस चीज़ में किसी को भी? एक्स को ऊपर भेज दिया, यहाँ आ गया, √3 को नीचे भेज दिया, यहाँ आ गया, 2 को ऊपर भेज दिया, यहाँ आ गया, तो एक्स देखिए हमारा कतई अकेला पड़ गया। अब देखिए आगे करने वाले क्वेश्चन, एक्स की मल्टीप्लाई कर लीजिए, वो सॉरी 60 की 2 से, 62 जा 120 अपॉन √3। यहाँ पे भी आप आंसर छोड़ सकते हैं मीटर में, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर जिसको आगे सॉल्व करना था वो आगे सॉल्व करे। क्या सॉल्व होता है कि जो नीचे होता है, नीचे यानी डिनोमिनेटर में √ नहीं रहता है तो इसको हम हटाते हैं। तो इसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, इसका लेते हैं कंजुगेट, यानी कि कंजुगेट का मतलब 120 अपॉन √3 लिखा हुआ है, जो नीचे होता है उसी की मल्टीप्लाई करवा देते हैं, उसी की क्या करवा देते हैं, डिवाइड भी करवा देते हैं। तो जो भी नीचे लिखा हो, अगर √5 लिखा हो तो √5 की कराइए, इस चीज़ को याद रखना। तो 120 के √3 से मल्टीप्लाई होगी नहीं, इसको ऐसे लिखे रहने दीजिए। और √3 की मल्टीप्लाई 3 मैं कई बार बता चुका हूँ, फिर से देख लीजिए, √3 की मल्टीप्लाई कैसी होती है इन दोनों की, 3 3 जा 9, अंडर दोनों जगह लगाया ना, यहाँ भी तो मैंने यहाँ भी लगा दिया। 9 का रूट कितना हो गया 3, तो यहाँ हो गया 3, बस यही हुआ है। इसको काट दीजिए, कितना हो गया 3 4 जा कितना हो गया 40, तो x इक्वल टू हो गया 40 √3। तो यही मीटर में आ गया ये आंसर, दोनों ही आंसर सही है। वैसे आप यहाँ तक करिए तो ज़्यादा बेटर, ठीक है ना। तो x की वैल्यू निकल आई, यानी कि जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ हमारी निकल आई, तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा पूरी तरीके से खत्म होता है। ओके, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में ये कह रहा है कि एक 30 मीटर ऊंची बिल्डिंग है, जो ये एडी है वो हमारी बिल्डिंग है, ये 30 मीटर ऊंची है, यानी कि इस बिल्डिंग की जो हाइट है वो 30 मीटर है, ठीक है। और कुछ डिस्टेंस पर इसके इसी बिल्डिंग के कुछ डिस्टेंस पर एक लड़का खड़ा हुआ है, जो कि 1.5 मीटर का लड़का है। वो जो लड़का है वो अपनी आंख से, यानी कि ये जो पॉइंट है वो लड़के की आंख है, इस आंख से लड़का जो है बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है। वो जो बॉय खड़ा है हमारा, बॉय जो है, लड़का जो है वो अपनी आंख से इस बिल्डिंग के टॉप पे देख रहा है। फिर से समझिए, एक 30 मीटर ऊंची बिल्डिंग है, और कुछ इस भाई जो बिल्डिंग है वो किस पे बनी होगी, ग्राउंड पे बनी होगी। तो जो ईडी है वो ग्राउंड है, क्या है वो ग्राउंड है। ग्राउंड मतलब जमीन है जिस पे मेरे इस टाइम पैर हैं, ठीक है ना, वो जमीन है, उस पर हमारी बिल्डिंग खड़ी है 30 मीटर। और कुछ दूरी पर ग्राउंड पे एक लड़का खड़ा है, जो कि 1.5 मीटर का लड़का है। ये लड़का इतना बड़ा जो बीई है, ये हमारा लड़का है, बॉय है, और ये लड़के की आंख है। वो अपनी आंख से बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है, तो उसका जो एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, वो 30 डिग्री बन रहा है। अब मेरी बात समझना, यहाँ पे वर्ड क्या आ गया, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो मैंने आपको हमेशा बताया जो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है वो क्या होता है, नीचे से ऊपर की तरफ देखना, ठीक है ना, नीचे से खड़े होकर ऊपर देखना। अगर आप नीचे से खड़े होकर ऊपर देख रहे हो तो वो होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, तो वो बन रहा है हमारा 30 डिग्री। तो ये एंगल हमारा बन गया 30 डिग्री। यहाँ कहीं नहीं बनेगा भाई, यही बनेगा, क्योंकि यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन की बात हो रही। लड़के की आंख से, लड़के की आंख जो है, आंख, लड़का जो है वो बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा वो बनेगा हमारा 30 डिग्री। और ये जो लाइन है मैंने अपने आप ही ज्वाइन करी है, ठीक है ना। ये लाइन हमको ज्वाइन करने के लिए क्वेश्चन में नहीं कह रहा है, वो हमने यहाँ से बी से लेके सी तक पूरी ज्वाइन कर दी। क्यों ज्वाइन कर दी, क्योंकि जो 30 डिग्री एंगल है वो कैसे आएगा, वो पूरा थोड़ी ऐसे थोड़ी ना आएगा, वो इतना ही आएगा बस, सही है। तो यहाँ से यहाँ तक जो देखेगा वो हमारा 30 डिग्री का एंगल बनेगा। फिर आपसे कह रहा है क्वेश्चन में कि ही वॉक्स टुवर्ड द बिल्डिंग, ही वॉक्स टुवर्ड द बिल्डिंग। क्वेश्चन में आगे कह रहा है ही वॉक्स टुवर्ड द बिल्डिंग, यानी कि कहने का मतलब वो बिल्डिंग के थोड़ा आगे बढ़ा, बिल्डिंग का थोड़ा आगे बढ़ा, तो उसका जो एंगल है वो इंक्रीज हो गया। एंगल इंक्रीज का मतलब उसका जो एंगल था थोड़ा बढ़ गया। क्या हो गया, बढ़ गया। कितना बढ़ गया, 60 डिग्री। 30 डिग्री से कितना हो गया, वो 60 डिग्री हो गया। अब उसने बिल्डिंग को देखा तो बन रहा है 60 डिग्री। कि लड़का जब यहाँ से बिल्डिंग को देख रहा था तब 30 डिग्री एंगल था, जब लड़का यहाँ से थोड़ा बड़ा यहाँ पे खड़ा हुआ, अब उसने बिल्डिंग को देखा, टॉप को देखा, तो 60 डिग्री का एंगल बना। ठीक है, इतना हमसे कह रहा है। अब आगे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि हमको क्या करना है, हमको करना है कि ही वॉक्स टुवर्ड द बिल्डिंग, यानी कि जितना लड़का मतलब बिल्डिंग की तरफ चला उसकी डिस्टेंस बताइए। तो यहाँ से यहाँ तक लड़का चला तो इसकी डिस्टेंस यानी कि बी एफ की डिस्टेंस हमें बतानी है। बी एफ की डिस्टेंस हमने क्या ले ली, एक्स ले ली। तो लेट ही वॉक्स टुवर्ड द बिल्डिंग इज इक्वल टू एक्स, हमने इसको एक्स लेट कर लिया। और जो बचा हुआ एफ सी है वो हमने इसको क्या ले लिया, बाई ले लिया। तो हमारा जो एफ सी है वो बाई आ गया। जो पूरी बिल्डिंग का हाइट है वो 30 मीटर है, 30 मीटर लिख ली हाइट ऑफ द बिल्डिंग। जो लड़के की हाइट है, हाइट ऑफ द बॉय, वो लिख ली 1.5 मीटर। और दो एंगल बन रहा है, एक एंगल बन रहा है ए
बी एफ 30 डिग्री और ए एफ सी बन रहा है हमारा 60 डिग्री, दो एंगल लिख ली। अब हमको क्वेश्चन में क्या करना है, हमको क्वेश्चन में सिर्फ एक्स की वैल्यू को निकालना है। ये क्वेश्चन में आपसे यही कह रहा है कि ही वॉक्स टुवर्ड द बिल्डिंग जो है वो कितना है, यानी कि बिल्डिंग की तरफ जितना चला उसकी डिस्टेंस कितनी होगी, हमको बस ये निकलवा रहा है। तो हमको यही क्वेश्चन में अब निकालना है, तो अब आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। सबसे पहले हम लेंगे ट्राइंगल ए बी सी। क्या लेंगे? ट्राइंगल। इन ट्राइंगल, आप चाहो तो दूसरा ट्राइंगल ले सकते हो, तो इन ट्राइंगल ए बी सी। पहले हम ट्राइंगल ए बी सी ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? ट्राइंगल ए बी सी ले रहे हैं, समझिएगा, ट्राइंगल ए बी सी ले रहे हैं। तो ए बी सी ट्राइंगल में देखिए क्या होगा, ए बी सी ट्राइंगल हम लेंगे तो हमको एंगल लेना पड़ेगा 30 डिग्री का। क्या लेना पड़ेगा? 30 डिग्री का। और ए बी सी ट्राइंगल में क्या क्या हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है एक्स। क्या निकालना है? एक्स, ठीक है ना। तो हमको x निकालने के लिए ए सी की डिस्टेंस पता होनी ज़रूरी है। और ए सी की डिस्टेंस देखिए कैसे निकलेगी, हमें पता है जो बी ई है वो कितना है 1.5। अगर बी ई 1.5 है तो ध्यान से देखिए जो सी डी होगा वो भी तो 1.5 होगा, बताइए होगा कि नहीं होगा? ये भी तो हमारा 1.5 मीटर का होगा, नहीं होगा? जो इतना ये है उतना ये है, क्योंकि जो लाइन है कति स्ट्रेट है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है ना। तो अगर 1.5 है तो ये भी 1.5 ही होगा। तो बताइए ए सी कितना हुआ, बताइए। पूरा 30 डिग्री था, अब 30 डिग्री में से हमने पूरा 30 मीटर था, 30 मीटर में से मैंने 1.5 मीटर निकाल दिया, तो कितना बचा? तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि हमारी एक रस्सी है, ये जो रस्सी है वो 10 मीटर की है, अगर मैं उसमें से 6 मीटर हटा दूँ तो कितना बचा? ये 4 मीटर। आप यही तो बोलोगे भाई पूरी 10 मीटर की आपने 6 हटा दे तो 4 बची, यानी कि मैंने करा क्या, पूरी 10 में से 6 को माइनस करा, 10 में से इस 6 को क्या कर दिया, माइनस करा, तो कितना बचा? 4 बचा। ऐसे पूरा कितना है? पूरा 30 है, 30 में से मैं 1.5 को माइनस कर दूंगा तो हमारा जो बचेगा वही हमारा होगा ए सी। सही समझे कि नहीं समझे? तो हमको ए सी निकालना है। क्या निकालना है? हमको ए सी निकालना। और ए सी निकालेंगे, निकलेगा कैसे? ए सी निकलेगा हमारा पूरे 30 में से 1.5 माइनस होगा, तो 30 में से जब आप 1.5 को माइनस करोगे तो कितना बनेगा? 28.5 मीटर। आप करके देख लीजिए, यही आएगा। सही है, 28.5 मीटर हमारा ए सी आ गया। कितना आ गया? ए सी आ गया। तो ए सी हमारा आ गया 28.5 मीटर का, ठीक है। अब क्वेश्चन हम करने वाले हैं। अब हम ट्राइंगल ले रहे हैं, ट्राइंगल ए बी सी। अब देखिए ए बी सी ट्राइंगल में जो नीचे वाला है ये क्या है और ये क्या है? देखिए ये हमारा एंगल है, एंगल के सामने जो होता है वो क्या होता है? ये क्या है हमारा? ये हमारा है क्या? परपेंडिकुलर। तो एंगल के सामने है परपेंडिकुलर, ये 90 है, 90, तो 90 के सामने हमारा क्या है? ये हमारा है हाइपोटेनियस। तो ये बचा हुआ क्या है? ये बचा हुआ बेस है। ये क्या है हमारा? नीचे वाला ये बेस। तो इसमें जो प्रॉपर्टी लगेगी वो लगेगी परपेंडिकुलर और बेस की। हाइपोटेनियस में कोई मतलब नहीं, क्योंकि ना इसकी वैल्यू निकालनी है ना ही दे रखी है, हटाइए इसे। तो परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर बेस किस में होता है? 10 में और कॉट में। तो हम 10 लगाएंगे, आप चाहो तो कॉट लगा लो, आपकी मर्जी। तो हम लगाएंगे 10। तो 10। अब ए बी सी ट्राइंगल लिया है, कौन सा ट्राइंगल लिया? ए बी सी। तो पूरे बड़े वाले ट्राइंगल में एंगल कितना है? 30 डिग्री। 60 डिग्री भैया मत ले लेना ना, ए बी सी ट्राइंगल में रहेगा 30 डिग्री का एंगल इज इक्वल टू, ये हमने क्या लगाया? 10। तो 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। अब परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर हमारा है ए सी, ए सी है, ठीक है ना। ट्राइंगल ए बी सी की बात हो रही है। और बेस कितना है? बेस हमारा पूरा होगा, क्योंकि ए बी सी ट्राइंगल में बेस पूरा है। ए सी बी सी, बी सी हमारा बेस है, सही है। अब 10 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√3 होती है, ठीक है। ए सी की जो वैल्यू, ए सी की जो वैल्यू वो है 28.5 अपॉन बी सी की जो वैल्यू, बी सी की जो वैल्यू वो कितनी है? पूरी बी सी देखिए x प्लस वाई। भाई बी सी जो है वो x है और y है, तो इस बी सी की जगह लिख सकते हैं x प्लस वाई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से x प्लस वाई को अकेला करेंगे। देखिए किस तरीके से हम अकेला करते हैं। x प्लस वाई को ले जाइए ऊपर, तो x प्लस वाई चला गया ऊपर। अब इसे ले जाइए यहाँ, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई, x प्लस वाई की इससे मल्टीप्लाई और इसकी इससे मल्टीप्लाई, √3 की इससे करवा देंगे तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो हमारा x प्लस वाई इतना आ गया मीटर में, किसमें? मीटर लगाना नहीं भूलना। तो x प्लस वाई की वैल्यू हमारी निकल आई है, कोई दिक्कत वाली बात अब यहाँ पर नहीं है, ठीक है ना। तो हमारा काम हो चुका है, तो अब यहाँ तक उतार लीजिए। अब हम x प्लस वाई की वैल्यू निकल आई, अब हम निकालने वाले हैं y की वैल्यू। अब y की वैल्यू निकाल के हम कहाँ रख देंगे? यहाँ रख देंगे। x को अकेला कर लेंगे, x की वैल्यू हमारी निकल आई। तो मैं इसको करने वाला हूँ इरेज, जिसको उतारना है वो उतार सकता है, ओके। देखिए हमारी x प्लस वाई की वैल्यू निकल आई है, बाकी मैंने इरेज कर दिया, कोई काम का नहीं था और आपने मुझे पता उतार लिया। अगर आपने नहीं उतारा तो आप वीडियो को रिवर्स करके उतार सकते हैं। तो x प्लस वाई यानी पूरी बी सी की वैल्यू निकाल आई। तो भाई बी सी जो हमारा x प्लस वाई है कि नहीं, तो पूरी वैल्यू x प्लस वाई की हमारी निकल आई है। अब हमको क्या करना है? y की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे पुट कर देनी है, x को अकेला कर लेना, आंसर आ जाएगा। तो y की वैल्यू कैसे निकलेगी? y की वैल्यू निकलेगी ट्राइंगल ए एफ सी से। ध्यान से देखिए, इन ट्राइंगल
AFC देखिए, AFC ट्राइंगल देखिए, AFC में बाई निकल आएगा। अब देखिए यहाँ पे हम क्या लगाएंगे इन सब में से, ध्यान से देखिए। AFC में एक तो हमको चाहिए AC, दूसरा चाहिए हमको FC, क्योंकि हमको जो AF है इसका तो कोई काम ही नहीं इस वाले ट्राइंगल में देखना है। AFC में हमको AF का कोई काम ही नहीं, क्योंकि ना ही AF की वैल्यू निकालनी है, ना ही AF हमको दे रखा है। तो हमको चाहिए एक तो ये परपेंडिकुलर, दूसरा क्या चाहिए बेस। तो परपेंडिकुलर बेस किस में होता है, 10 में होता है, तो हम लगाने वाले हैं 10। और जो इसके साथ जो एंगल आएगा AFC में कितना आएगा, 60 डिग्री। तो एंगल हमारा बन गया 60 डिग्री, और ये हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर इसमें क्या है, परपेंडिकुलर हमारा है AC, इसमें भी परपेंडिकुलर AC है, लेकिन बेस हो जाएगा चेंज। बेस उसमें था BC, लेकिन इसमें बेस है FC। क्या है बेस इसमें, FC बेस है। तो tan 60 डिग्री की जो वैल्यू है वो है √3। AC की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है, टेबल में देखिए, ठीक है ना। तो AC की वैल्यू हमारी है 28.5, ठीक है 28.5। अब जो FC की वैल्यू आई है वो हमारी कितनी है, 22, सही है 22। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन पेपर में करना है। अब y को अकेला कर लेंगे तो y को ऊपर भेज दीजिए, इसकी जगह √3 को नीचे ले लीजिए, मतलब इसको भेज दीजिए मल्टीप्लाई में, इसको भेजिए डिवाइड में, बस हो गया काम खत्म हमारा, ठीक है ना। इसको बस हो गया, √3 यहाँ पे आ गया, ठीक है, इतना आ गया। अब हमारी y की वैल्यू भी अच्छे से निकल आई है। अब हम मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया, जो y की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे। तो यहाँ पे इक्वेशन इसको 1 ले लीजिए, तो यहाँ पे लिख दीजिए पुटिंग इन 1, पुटिंग इन 1, इक्वेशन 1। अब 1 इक्वेशन में वैल्यू को पुट करने जा रहे हो, बस अब ध्यान से देखना जरा क्वेश्चन को, ठीक है ना। x प्लस वाई की जो हमारी वैल्यू आई है वो कितनी आई थी, 28.5 √3। x की वैल्यू हमको चाहिए, क्योंकि x की वैल्यू हमको फाइंड करवा रहा है क्वेश्चन में, तो x को तो हमको छेड़ना नहीं है। प्लस y की जो वैल्यू हमारी आई वो आई है 28.5 अपॉन √3 इज इक्वल टू 28.5 अपॉन √3, ठीक है, क्लियर है। अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से इसको सॉल्व करने वाले, x को अकेला करने वाले, तो x को अकेला कर दीजिए। तो ये जो प्लस वाली चीज़ है वो कहाँ भेज दीजिए, माइनस के इधर भेज दीजिए। तो 28.5 √3 है वो ऐसे ही रहेगा, ये वाली चीज़ पूरी माइनस में इधर चली गई, तो 28.5 अपॉन √3 आ गई। तो बाकी वाला यहाँ पे कवर कर दे रहा हूँ कि आपको दिक्कत नहीं होगी, सही है, ठीक, इतना हमारा आ गया। मतलब ये वाली जो प्लस वाली चीज़ थी हमने यहाँ पे लाके माइनस में कर दिया और कुछ भी नहीं करा। अब इसको हम लेंगे इसका एलसीएम, क्योंकि बन गया ये फ्रैक्शन, तो 1/√3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी √3। एलसीएम लेने का यही तरीका, इन दोनों के करिए मल्टीप्लाई। अब करिए क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले इसकी इससे करेंगे मल्टीप्लाई। तो 28.5 और यहाँ पे √3। तो देखिए 28.5 √3 की जब √3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखिए क्या होगा, 28.5 √3 है, और √3 जब इससे मल्टीप्लाई करेगा तो देखिए क्या हो जाएगा। तो 28.5 √3 है, तो √3 की मल्टीप्लाई कितनी होती है, 3 होती है। ये बात मैंने आपको कई बार बताई है, हर क्वेश्चन में बताई है कि √3 की मल्टीप्लाई 3 कैसे होती है। इसकी मल्टीप्लाई करिए 3 जा 9, अंडर दोनों पे लगा तो लगा दीजिए, जो 9 की वैल्यू होती है वो 3, इसीलिए √3 की वैल्यू 3 होती है। इसी तरीके से अब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करवा दीजिए, 5 3 जा 15, कैरी 1, 8 से 24 और 5 25, कैरी 2 और 3 2 जा 6 और 2 6 और 2 8, 8 क्या लग जाएगा पॉइंट, तो हमारा गया 85.5, कितना आ गया 85.5 आ गया। अब माइनस में इधर कितना, 1 से जब इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो गया 28.5। देखिए क्या कराया हमने इसमें, √3 की 1 से मल्टीप्लाई ये हो गई, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ आ गई, माइनस वाला यहाँ आ गया, और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ आ गई, बस। और हमने इसमें कुछ भी काम नहीं करा। अब देखिए हम आगे क्या करने वाले हैं, इसको इससे माइनस कर दीजिए, यानी 85.5 से 28.5 को माइनस करिए, यानी 85.5 को 28.5 से करिए माइनस। तो 5 में से 5 गया 0 पॉइंट, और यहाँ कितना बचा 5/8, यहाँ से ले लीजिए कैरी, यहाँ बचा √5, वो 15 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 7 बचेगा, और यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा 7 में से 2 का कितना बचा 5 बचा, ठीक है। तो यहाँ पे बचा हमारा 57, और पॉइंट के आगे 0 बेकार हो तो उसे हटाइए, अंडर आ गया 3। आप यहाँ पे भी क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, मीटर लगा दीजिए, क्वेश्चन छोड़ दीजिए, बात खत्म। अगर आपको आगे सॉल्व करना है तो मैं आपको बता दूँ आपको करना क्या होता है, अंडर अपॉन में नहीं रखते, इसको हटाते, इसको हटाने के लिए क्या करते हैं, अंडर√3 की जो यहाँ पे लिखा होता है उसी की मल्टीप्लाई, उसी के कारण क्या कर दीजिए, डिवाइड करवा दीजिए। अब हमारा हो जाएगा काम खत्म। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन को, यहाँ से x इज इक्वल टू 57 के अंडर√3 से मल्टीप्लाई 57 √3 रहेगी, और √3 की मल्टीप्लाई अभी मैंने थोड़ी देर के पहले करी 3 रहेगी। अब 3 से इसको काटेंगे तो कितना बचेगा
3 × 3, 3 × 3 कैरी गया 2, 3 9 27। तो हमारी जो x की वैल्यू आई है वो कितनी आई है 19√3। कितनी आई है 19√3 मीटर। तो कोई भी क्वेश्चन टिपिकल नहीं था, कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, ना ही इसकी कैलकुलेशन टफ थी। बस करते रहिए, क्वेश्चन आंसर आपका आ जाएगा। आप क्वेश्चन यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, अगर आपको नहीं आता है तो छोड़ दीजिए, पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है ना। अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, आप यहीं पे करके छोड़िए। तो 19√3 हमारी बी से लेकर एफ की आगे डिस्टेंस, और लड़का जो था वो 19√3 यहाँ पे चला। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा पूरी तरीके से खत्म। ओके, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में ये कह रहा है कि एक बिल्डिंग है हमारे पास। क्या है? एक बिल्डिंग है जो कि 20 मीटर की है। तो एक 20 मीटर की बिल्डिंग है हमारे पास। उस बिल्डिंग के टॉप पर, उस बिल्डिंग के टॉप पर, भाई टॉप का मतलब उस बिल्डिंग के ऊपर एक टावर फिक्स है। एक 20 मीटर बिल्डिंग है हमारे पास, और इस बिल्डिंग के टॉप पर यानी इस बिल्डिंग के ऊपर एक टावर फिक्स है। तो जो रेड कलर का बना है वो हमारा टावर है, और ये जो ब्लू कलर की है वो हमारी 20 मीटर की बिल्डिंग है। ठीक है, इतना हमसे कह रहा है, क्वेश्चन में है। उसके बाद आपसे कह रहा है कि ये जो बिल्डिंग है वो ग्राउंड पे बनी है। कहाँ बनी है? ग्राउंड पे बनी है। भाई इसी बिल्डिंग है, हवा में तो लटकेगी नहीं, ग्राउंड पे बनी होगी, तो ये बिल्डिंग हमारी ग्राउंड पे बनी है। फिर आपसे कह रहा है कि कुछ डिस्टेंस पर हमारा कोई पॉइंट है। तो मैंने जो पॉइंट है वो यहाँ पर ले लिया। आपकी मर्जी का पॉइंट यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, चाहे यहाँ ले लो, आपकी मर्जी कहीं पे भी ले लो। मैंने इस डिस्टेंस पे पॉइंट ले लिया। अब आपसे कह रहा है कि जब आप यहाँ पे खड़े हो और इस टावर के बॉटम पे देख रहे हो, भाई कोई अगर टावर इस तरीके का, हमारा ये टावर है, ये क्या है? कोई टावर, भाई टीवी टावर हो, चाहे रेडियो टावर हो, कोई भी टावर हो, इस टावर का बॉटम ये होता है और टॉप ये होता है। बॉटम का मतलब नीचे वाला पार्ट और टॉप का मतलब ऊपर वाला पार्ट। तो जब आपने यहाँ से खड़े होकर इस टावर के बॉटम को देखा तब आपका एंगल बना 45 डिग्री का। कितने का बना? 45 डिग्री का। तो ये वाला एंगल बनेगा भाई 45 का, क्योंकि आप खड़े होकर इससे देख रहे हो, इसके बॉटम को, टावर के बॉटम को देख रहे हो। फिर आपने फिर से यहीं पे खड़े होकर इसी टावर के टॉप को देखा, यहाँ से खड़े होकर आपने टावर के टॉप को देखा तो एंगल बना 60 डिग्री का। जब आपने इस टावर के बॉटम को देखा था तो एंगल 45 डिग्री का बना। जब आपने इस पॉइंट से टावर के टॉप को देखा था तो एंगल 60 डिग्री का बना। ठीक है ना, इतना क्वेश्चन में कह रहा है। और एक क्वेश्चन में एक बात और कह रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा लग रहा है। क्या लग रहा है? एंगल ऑफ एलिवेशन। जब भी आपका क्वेश्चन में एंगल ऑफ एलिवेशन लिख के आए तो अब आंखें बंद करिए अपनी, और तुरंत का तुरंत क्या करना है आपको कि आपको यहाँ पे एंगल बनाने हैं। यानी एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब होता है कि आप नीचे से किसी चीज को ऊपर देख रहे हो। अभी आप जहां पे भी बैठे हो, खड़े हो, आप क्या करिए, नीचे से ऊपर देखिए। आप अगर नीचे से किसी चीज को ऊपर देख रहे हो, किसी कोने को देख रहे हो, तो उसको कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। तो यहाँ पे जो बनता है नीचे के लिए वो एंगल ऑफ एलिवेशन। तो जब भी एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेगा तो आपको एंगल ऊपर नहीं बनाना है, हमेशा नीचे ही बनाना है। इतना हमारा क्वेश्चन हो गया। अब देखिए 20 मीटर की बिल्डिंग थी तो हमने लिख ली हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज इक्वल टू 20 मीटर। पेपर में लिखना पड़ेगा आपको। और क्वेश्चन में आपको फाइंड क्या करवा रहा है? आपको करवा रहा है हाइट ऑफ द टावर। जो हमारा रेड कलर का टावर है इसकी हाइट हमको फाइंड करवा रहा है। तो लेट हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू h। हमने हाइट को लेट कर लिया। अब दो एंगल हमारे पास है। पहला एंगल है हमारे पास CBD। तो CBD एंगल है वो हमारा 45 डिग्री का, जो हमने लिख लिया। बीच में B है क्योंकि B पे बन रहा है हमारा एंगल। COD आप आगे पीछे कर दीजिए। उसके बाद दूसरा एंगल बन रहा है ABC, मतलब पूरा बड़ा वाला पूरा एंगल ये। तो इस एंगल को क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे ABC। तो एंगल ABC बना 60 डिग्री। आप B को बीच में रखना है क्योंकि B पे बना है हमारा एंगल, और A और C के आगे पीछे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमसे कह रहा है कि हाइट निकालिए इस टावर की। अब बात ध्यान से आप समझना, मैं कहना क्या चाहता हूँ। देखिएगा, आपको इन तीनों में से साइन कॉस टेन में से कोई ना कोई एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगाना होता है। अब हमें बात अच्छे से पता है, 6 क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं, ये बात हम अच्छे से जान चुके हैं। अब हमको क्या करना है, तीनों में से कौन सा लगाना है वो डिपेंड करता है इस क्वेश्चन पे। देखिए ध्यान से समझना मेरी बात। देखिए सबसे पहले जो हम ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल कौन सा लेंगे? हम ट्राइंगल लेंगे BCD ट्राइंगल लेंगे। कौन सा ट्राइंगल लेंगे? BCD। तो देखिए BCD ट्राइंगल जो वो छोटा वाला ट्राइंगल है, ये छोटा वाला जिसपे बिल्डिंग बन रही है BCD। इस ट्राइंगल में देखिए एक तो हमें दे रखी है 20 मीटर की हाइट। तो हमें पता ही हमारा एंगल बन रहा है। तो एंगल के सामने वाला क्या होता है? हमारा एंगल के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर। तो ये हमारा है परपेंडिकुलर। ये 90 है तो 90 के सामने वाला होता है हमारा हाइपोटेनियस। तो ये जो दो लाइनें, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, दोनों ही हमारी हाइपोटेनियस है। बचा हुआ क्या?
बचा हुआ बेस, तो ये जो नीचे वाली लाइन है BC ये हमारा है बेस। अब मेरी बात समझना, यहाँ पे काम हमारा परपेंडिकुलर का यानी इसका और इसका काम है, इसका हमारा कोई काम नहीं। तो परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है? परपेंडिकुलर और बेस आते हैं टेन में और कॉट में। तो आप चाहे 10 ले लो चाहे कॉट ले लो, आपकी मर्जी। मैं 10 ले रहा हूँ, अगर मैं 10 लूंगा तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिखूंगा, अगर मैं कॉट लूंगा तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर लिखूंगा। तो मैं ले रहा हूँ 10, क्या ले रहा हूँ 10। और ध्यान रखना ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल है? BCD। तो BCD इस छोटे वाले ट्राइंगल में एंगल कौन सा बन रहा है? छोटे वाले ट्राइंगल में एंगल बन रहा है 45 डिग्री का छोटा एंगल। छोटा ट्राइंगल तो छोटा एंगल, बड़ा ट्राइंगल तो बड़ा एंगल, सही है ये एंगल। अब देखिए ये हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्योंकि 10 क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ लिख दीजिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी P अपॉन B। परपेंडिकुलर कितना है हमारा? परपेंडिकुलर हमारा है CD, क्या है? C से लेकर D तक ही तो परपेंडिकुलर है ये इस वाले छोटे ट्राइंगल में, तो CD हो गया। उसके बाद देखते हैं आगे, आगे क्या है? CD हो गया। फिर हमारा बेस, बेस हमारा नीचे है BC, बेस हमारा है BC, ठीक है BC हो गया। अब देखिए 10 45 डिग्री की वैल्यू जो आपकी टेबल में होती है वो होती है 1, ठीक है। CD हमारा क्या है? CD हमारा हाइट ऑफ द बिल्डिंग, और हाइट ऑफ द बिल्डिंग कितनी है? 20 मीटर, यहाँ भी मैंने लिख रखी है। तो 20 अपॉन BC, BC को ऊपर भेज दिया 1 के साथ, तो BC इक्वल टू कितना हो गया? BC इक्वल टू हो गया 20, और मीटर में है, सब कुछ मीटर में है, तो BC इक्वल टू हो गया 20 मीटर। यानी कि आपकी ये जो B से लेके C तक जो आपकी आई है डिस्टेंस, यानी इस बिल्डिंग से इस पॉइंट तक की जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो 20 मीटर हमारी आ गई। अब हमारा 20 मीटर आ गया तो समझ लीजिए क्वेश्चन हमारा 70% सॉल्व। अब क्वेश्चन बचा से 30% वो हम करने वाले हैं। देखिए अब हम जो ट्राइंगल लेंगे वो ट्राइंगल लेंगे हम ABC। कौन सा ट्राइंगल लेंगे? ट्राइंगल ABC। तो मुझे इसको इरेज करना है, तो जिसको भी उतारना उतार सकता है, ओके। देखिए BC हमारा जो है वो 20 मीटर आ गया, जो यहाँ लिखा था स्टेटमेंट वो मैंने यहाँ लिख दिया, बाकी मैंने इरेज कर दिया, स्पेस होता नहीं है। तो BC हमारा आ गया 20 मीटर। अब देखिए छोटे वाले ट्राइंगल को हमने लिया था, ट्राइंगल क्या लिया था हमने? BCD ट्राइंगल को जब लिया था तो हमारा 20 मीटर आया। अब हम लेंगे बड़ा ट्राइंगल, बड़ा ट्राइंगल का मतलब ABC, ये बड़ा ट्राइंगल लेंगे। तो इन ट्राइंगल ABC, कौन सा ट्राइंगल लेंगे? ABC। अब देखिए ABC ट्राइंगल में हमारे पास देखिए क्या है, इस थीटा के सामने पूरा क्या है? इस एंगल के सामने होता है परपेंडिकुलर। तो पूरी लाइन ये है हमारी परपेंडिकुलर, ये हमारा है हाइपोटेनियस और ये हमारा है बेस। तो देखिए हमको इसमें काम है इस परपेंडिकुलर लाइन का और इस बेस वाली लाइन का, कि BC जो है हमारा बेस है और BC की जो वैल्यू हमने निकाल ली है, और हमारा जो परपेंडिकुलर है वो भी हमें अच्छे से पता है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर बेस वाली फिर से लगेगी प्रॉपर्टी, यानी कि 10 लगेगा फिर से, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमारा 10 होता है। तो 10 हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं। एंगल कौन सा? एंगल बड़े वाले ट्राइंगल में देखिए जो एंगल बनेगा वो बनेगा 60 डिग्री का। तो एंगल बनेगा 60 डिग्री का, सही है। इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, क्योंकि ये हमारा है 10। देख लीजिए ध्यान से, परपेंडिकुलर हमारा क्या है? A से लेकर C तक पूरा है, बड़ा ट्राइंगल है ना, तो पूरा होगा A से लेकर C तक, सही है, वो हमने लिख दिया। उसके बाद BC है नीचे वाला BC, तो बेस हो गया हमारा नीचे वाला। अब देखिए 1060, तो 1060 की जो वैल्यू होती है आपके टेबल में होती है √3। फिर AC जो होगा वो पूरा होगा, यानी H+20। कितना होगा? H+20। ध्यान से देखिए पूरा ये इतना H और इतना 20, तो पूरा AC कितना हो जाएगा? H+20। तो AC हो जाएगा हमारा H+20। इस AC के प्लेस पे H+20 अपॉन इस BC के प्लेस पे देखिए BC हमारा कुछ है? कुछ भी नहीं है, लेकिन BC हमारा कितना लिखना है? 20 मीटर। तो इस BC के प्लेस पे हो जाएगा 20 मीटर, यहाँ लिख दीजिए 20। यहाँ इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1, यहाँ लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1। तो हम इक्वेशन 1 से ये चीज़ निकाल रहे हैं, तो यहाँ हमने लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन 1, सही है, क्लियर है। इक्वेशन 1 से हमने देखिए ये चीज़ निकाली है, BC के प्लेस पे 20 हमने यहाँ से लिखा है। अब देखिए हम H को करेंगे अकेला, और H की ही हमको हाइट पूछ रहा है, तो H हमारा निकल आएगा, हमको और कुछ नहीं करना है, बस क्वेश्चन हमारा खत्म। अब देखिए 20 से इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये ऊपर भेज दीजिए, तो हो जाएगा 20√3। याद रखिएगा मल्टीप्लाई मत कर देना, यहाँ अंडर रूट लगा है। इज इक्वल टू H+20 हमारा लिखा है। अब हम करेंगे H को अकेला, जब H को अकेला करेंगे तभी तो हमें H की वैल्यू निकलेगी, तो H को करने वाले अकेला, तो 20 को भेजिए उधर, तो 20√3 और 20 उधर जाएगा, तो माइनस का 20 इज इक्वल टू, इधर क्या बचा? H। कोई भी चीज़ अगर इक्वल टू इधर उधर जाती है तो अपने साइन को चेंज कर दिए, तो प्लस से क्या हो गया? माइनस हो गया। अब यहाँ से देखिए यहाँ भी 20, यहाँ भी 20, तो 20 को ले लीजिए कॉमन, तो अंदर कितना बचा? अंदर बचा अंडर रूट, फिर माइनस, और यहाँ पे जो 20 पूरा निकल गया तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। यहाँ से देखिए 20 निकल गया, सिर्फ अंडर√3 बचा, फिर माइनस बचा, जब 20 यहाँ से निकल गया तो सिर्फ 1 बचेगा। इज इक्वल टू H। तो यही है हमारा आंसर, खत्म क्वेश्चन। हाइट ऑफ द टावर हमारी क्या थी? हाइट ऑफ द टावर H थी, तो H हमारा निकल आया, यही हमारा आंसर 20√3 - 1। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा खत्म। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, ओके।
चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तो क्वेश्चन नंबर 8 में ये कह रहा है कि एक स्टैचू है हमारे पास, क्या है, एक 1.6 मीटर लंबा स्टैचू है, वो एक पेडेस्टल पे खड़ा है। अब मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, दुनिया का कोई भी स्टैचू हो, जो आपने स्टैचू आज तक देखे हैं, भाई आपने तो बहुत सारे स्टैचू देखे होंगे, तो वो सारे के सारे स्टैचू एक पेडेस्टल पे ही खड़े होते हैं। कोई भी स्टैचू डायरेक्टली जमीन पे नहीं खड़ा होता है, यानी कि ग्राउंड पे डायरेक्टली नहीं खड़ा होता है। स्टैचू जिस चीज पे खड़े होते हैं, ठीक है ना, जिस चीज पे बनाए जाते हैं वही पेडेस्टल होता है। मतलब पहले पेडेस्टल बनाया जाता है, उसके ऊपर स्टैचू खड़ा किया जाता है। किसी भी चीज का स्टैचू हो सकता है, ठीक है ना, किसी भी चीज का स्टैचू हमेशा पेडेस्टल के ऊपर ही खड़ा होता है, तो वही होता है हमारा पेडेस्टल, ठीक है ना। तो जो ये 1.6 मीटर का जो स्टैचू है ना, रेड वाला, वो एक पेडेस्टल पे, ये जो ब्लू वाला पेडेस्टल, इसके ऊपर ये खड़ा हुआ है, ठीक है ना। पेडेस्टल बनाया, उसके ऊपर हमने ये 1.6 मीटर का स्टैचू बना दिया, ठीक है। अब जो पेडेस्टल बनेगा वो तो भाई ग्राउंड पे ही बनेगा, जमीन पे ही बनेगा। स्टैचू जो होता है वो पेडेस्टल के ऊपर बनता है, लेकिन जो पेडेस्टल होता है वो हमेशा कहाँ बनता है, ग्राउंड पे बनता है, जमीन पे बनता है। तो ये जमीन है हमारी, ये पेडेस्टल है, इसके ऊपर स्टैचू है हमारा। ये जमीन, ये पेडेस्टल और ये स्टैचू, सही है। उसके बाद आपसे कह रहा है जो ग्राउंड है, ग्राउंड पे कुछ डिस्टेंस पे एक पॉइंट है। मैंने यहाँ पे पॉइंट लिया, आप चाहे यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, कहीं ले लो, सीधे में ले लेना कभी, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा पॉइंट है। इस पॉइंट से जब मैंने स्टैचू के टॉप को देखा, ये हमारा जैसे स्टैचू है, तो स्टैचू का टॉप क्या हुआ, ये टॉप होता है स्टैचू का, ये बॉटम होता है। तो आपने इस पॉइंट से जब स्टैचू के टॉप को देखा, तो आपका जो एंगल बना, ये बना आपका 45 डिग्री। यानी कि आपने इस पॉइंट से जब स्टैचू के टॉप को देखा, तो एंगल आपका क्या बना, सॉरी 60 डिग्री। कितना बना, 60 डिग्री। 60 डिग्री का एंगल, यानी कि बड़ा वाला जो एंगल है वो बना 60 डिग्री का। अब आपने फिर से क्या करा, फिर से आप इस पॉइंट पे खड़े हो गए आके। उसके बाद आपने इस पेडेस्टल के टॉप को देखा, इस पेडेस्टल के टॉप को देखा। पेडेस्टल के टॉप को देखने का मतलब क्या है कि आपने जो स्टैचू है उसके बॉटम को देखा। भाई पेडेस्टल का टॉप और स्टैचू का बॉटम है तो सेम ही। देखिए ये जो है ये स्टैचू है, ये स्टैचू का बॉटम है, और ये पेडेस्टल है, ये पेडेस्टल का टॉप है। तो स्टैचू का बॉटम और पेडेस्टल का टॉप एक ही चीज़ है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई अलग अलग चीज़ें नहीं। तो आपने क्या करा कि यहाँ से खड़े होकर पहले स्टैचू के टॉप को देखा, तो एंगल बना 60 डिग्री, बड़ा एंगल। ऊंचे देख रहे हो तो ज़्यादा बन जाएगा एंगल। फिर आपने क्या करा, यहीं से फिर से आप खड़े हुए इसी पॉइंट पे, फिर आपने पेडेस्टल के टॉप को देखा, यहाँ को देखा, फिर एंगल बना आपका 45 डिग्री। अब आपसे ये कह रहा है कि आप पेडेस्टल की हाइट बताइए। क्या बताइए, इस पेडेस्टल की हाइट आपको बतानी है, ये आपसे क्वेश्चन में कह रहा है। तो देखिए मैंने क्या करा, मैंने सबसे पहले हाइट ऑफ द पेडेस्टल ले लिया h। मैंने लेट कर लिया कि जो पेडेस्टल की हाइट है वो h है, दे तो रखी नहीं है, यही तो फाइंड करवा रहा है, तो मैंने h ले ली। लेट आपको करना है, लेट लिखना जरूरी है। फिर हाइट ऑफ द स्टैचू 1.6 मीटर जो ये दे रखी है। दो एंगल दे रखे हैं, पहला जो एंगल है वो है CBD। क्या है, CBD, CBD यानी छोटा वाला जो एंगल है वो है 45 डिग्री का। 45 डिग्री का बी पे बन रहा है एंगल, तो बी बीच में। एंगल कहाँ बन रहा है, बी पे बन रहा है ना, तो बी बीच में रहेगा। CD आगे पीछे कर लीजिए। फिर दूसरा एंगल जो है वो ABC, यानी जो बड़ा एंगल है वो 60 डिग्री का है, तो यहाँ लिख लिया मैंने 60 डिग्री एंगल ABC। बड़ा वाला एंगल ध्यान से देखिए, ठीक है। तो बी पे बन रहा है एंगल, तो बी बीच में रहेगा। अब ध्यान से देखिए, अब मुझे क्या करना है, हमारे पास दो ट्राइंगल बन गए। एक तो ट्राइंगल बन गया ये ABC बड़ा ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल बन गया BCD छोटा ट्राइंगल। तो मुझे दोनों ट्राइंगल्स को लेना है और क्वेश्चन सॉल्व कर देना, बस हमारा आंसर निकल आएगा, कुछ और करना नहीं है। तो देखिए सबसे पहले मैं ले रहा हूँ छोटा वाला ट्राइंगल, इन ट्राइंगल। छोटा वाला ट्राइंगल देखिए कौन सा है, आप चाहो तो बड़ा ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप चाहो तो पहले बड़ा ले लो, चाहे छोटा ले लो। मैं छोटा लेके चलता हूँ हमेशा, मेरा रूल है मैं छोटा लेके चलता हूँ। आप बड़ा लेके चलिए तब भी आंसर आपका आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। छोटा ट्राइंगल कौन सा है, ट्राइंगल छोटा है BCD, ये ट्राइंगल छोटा वाला है। तो ट्राइंगल BCD ट्राइंगल हो गया, ठीक है ना, ट्राइंगल। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे हमको रूल कौन सा लगाना है, या तो साइन या तो कॉस या तो टेन लगेगा। ध्यान से देखिए, हमको पेडेस्टल की हाइट निकालनी है, ठीक है ना। हम पेडेस्टल की हाइट लेके चलते हैं, हमें पता है कि ये थीटा है यानी कि एंगल है। तो एंगल जो होता है उसके सामने वाला होता है क्या, परपेंडिकुलर। तो ये जो पूरा है ये और ये पूरा परपेंडिकुलर है। 90 बन रहा है, यहाँ पे 90 बनेगा कि पेडेस्टल जो है वो 90 डिग्री के एंगल पे बनेगा। तो पेडेस्टल के सामने क्या है, ये हाइपोटेनियस, ये हमारा हाइपोटेनियस। और बचा हुआ क्या है, होता है ये होता है हमारा बचा हुआ बेस, सही है। तो हमको इसमें परपेंडिकुलर और बेस इन दो की जरूरत पड़ेगी। हाइपोटेनियस की हमको यहाँ पे कोई जरूरत नहीं, तो हाइपोटेनियस नहीं लेना है। तो हमको परपेंडिकुलर और बेस लेना है, वो किस में मिलेगा, 10 में मिलेगा। आप कॉट में भी ले सकते हैं, कॉट होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और 10 हमारा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मैं 10 ले रहा हूँ तो मुझे लिखूंगा मैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो मैंने यहाँ ले लिया 10। अब ध्यान से देखिए एंगल, ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल है, BCD। इस छोटे वाले ट्राइंगल में एंगल बताइए कौन सा एंगल है, 45 डिग्री। तो यहाँ पे 45 डिग्री, ठीक है ना। अब ये 10 है तो 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन
बेस। परपेंडिकुलर क्या है, छोटे वाले ट्राइंगल का परपेंडिकुलर है हमारा CD, क्या है, पेडिस्टल है हमारा परपेंडिकुलर ये CD। उसके बाद हमारा नीचे है बी मतलब बेस, तो बेस हमारा क्या है BC, बेस हमारा क्या है BC। अगर यहाँ पे आप 10 की जगह पे कॉट लेते, क्या लेते कॉट, क्योंकि कॉट भी हमारा P और B होता है परपेंडिकुलर बेस, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर बेस नहीं होता, कॉट में ऊपर चलते हैं, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस ऊपर परपेंडिकुलर नीचे, सही है। अब यहाँ 1045 की वैल्यू होती है जो होती है 1, ठीक है, यही होती है। फिर CD क्या है हमारा, CD हमारा है पेडिस्टल, CD हमारा पेडिस्टल है, पेडिस्टल कितना H, यहाँ पे लिख दिए CD के प्लेस पे H, और BC को आप ऐसे खुला छोड़ दीजिए, BC की प्लेस पे कुछ नहीं, तो जो BC ऊपर चला जाएगा तो जो BC की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, H आ गई, क्या आ गई, H। यानी कहने का मतलब क्या हो गया, जो BC है हमारा वो H के इक्वल, यानी कि BC की हाइट, BC की डिस्टेंस और H की हाइट आपस में बराबर होगी, इक्वल होगी, उससे ही हमारा ये प्रूफ होता है। तो आपको इतना नोटिस नहीं करना, बस ये समझ लीजिए जो BC की वैल्यू है वो H हमारी आ चुकी है। अब हमारा छोटा ट्राइंगल का काम खत्म, अब हम लगाएंगे इस बड़े वाले ट्राइंगल को। तो बड़ा ट्राइंगल कौन सा है, ट्राइंगल है ABC ट्राइंगल है कि नहीं बड़ा वाला, तो बड़ा वाला ट्राइंगल लगाने वाला, तो इसको मैं इरेज करूंगा, तो जिसको उतारना उतार सकता है। ओके, देखिए BC हमारा H आ चुका है, जो यहाँ पे लिखा था वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, स्पेस होता नहीं इसीलिए, तो BC हमारा H आ गया, यानी कि जो BC हमारा ये है वो H आ गया, B फॉर बेस है यहाँ पे, और कोई मतलब नहीं इसका, ठीक है ना, तो H मैंने यहाँ लिखा है। अब देखिए मैं लूंगा छोटे वाले ट्राइंगल को लिया था तो BC की वैल्यू H निकल के आई। अब लेंगे इस बड़े वाले ट्राइंगल को, तो बड़ा ट्राइंगल कौन सा है हमारा, ABC ट्राइंगल बड़ा है ना, तो इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल को लीजिए। ABC ट्राइंगल में ध्यान से देखिए क्या है, ABC ट्राइंगल में जो परपेंडिकुलर है वो है हमारा AC, क्या है AC, और बेस क्या है BC। तो मैं यहाँ पे भी परपेंडिकुलर और बेस का ही काम है हमारा, ठीक है ना। हाइपोटेनस का भैया देखो यहाँ पे कोई काम नहीं, तो हाइपोटेनस का काम जब होगा तब होगा, अभी तो कोई काम नहीं, या तो इसकी वैल्यू दे रखी होती या तो ये निकालने को दिया जाता तब ये हाइपोटेनस का काम होता है। अभी हमारा बेस और परपेंडिकुलर से ही काम चल जाएगा, तो बेस और परपेंडिकुलर किसमें आते हैं, 10 में आते हैं, तो 10 हमने यहाँ पे लगा दिया। और देखिए ABC ट्राइंगल में एंगल कितने डिग्री का है, बड़ा ट्राइंगल तो बड़ा एंगल 60 डिग्री, सीधी सी बात, इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर तो हमारे पास है, परपेंडिकुलर है पूरा है ना, परपेंडिकुलर है 1.6 P, 1.6 इतना, और सॉरी 1.6 और ये H, भाई जो हमारा परपेंडिकुलर वो AC है, चलो पहले AC लिख लो, ठीक है। उसके बाद हमारा बेस हमारा क्या BC, ठीक है, तो भाई BC लिख लो, ठीक है। अब देखो 1060 की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू AC की वैल्यू कितनी है, देखिए A से लेके C तक पूरा, देखिए पूरा AC हमारा ये प्लस ये, यही तो है, बता AC क्या है, ध्यान से देखिए A से लेके C तक पूरा है, A और C तो पूरा है, AC में देखो 1.6 ये आ रहा और ये हमारा H आ रहा, तो जो हमारा पूरा AC होगा वो होगा 1.6 और H, देखिए यही तो होगा हमारा AC जो होगा 1.6 प्लस H, ठीक है ना, क्लियर है। हमारे मैंने अगर कोई लाइन खींच दी तो मैंने कह दिया ये 4 है और ये 5 है, तो मैं कहूँ ये पूरी लाइन कितने की होगी, तो आप कहेंगे 4 और प्लस 5 यानी कि 9 होगी कि नहीं होगी, तो बस वही काम इसमें होता है, ये प्लस ये पूरा हो जाएगा AC, तो 1.6 प्लस H, क्लियर। अब हमारा नीचे क्या है, नीचे हमारा है BC, नीचे क्या है हमारा BC, तो BC हमारा क्या है, देखिए BC के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, H लिख सकते हैं, तो BC की प्लेस पे लिख दीजिए H, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए और यहाँ लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1, सही है। तो हमारा फ्रॉम इक्वेशन 1 से यहाँ पे ये निकल के आ गया BC के प्लेस पे H यहाँ से। अब हम क्या करेंगे, H को अकेला कर देंगे, H की वैल्यू निकाल देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, H ही हमको निकालना है। H को अकेला करना शुरू कर दो भाई जल्दी से, H को ऊपर भेजिए √3 के साथ, तो √3 H आ गया इज इक्वल टू 1.6 प्लस H, 1.6 प्लस H, सही है, क्लियर। H को एक साथ ले लो, H को अकेला करना है तो H वाले एक साथ ले लो, तो √3H हमारा ऐसे का वैसे ही लिखा हुआ है, ये जो प्लस का H है उधर जाएगा इक्वल टू के माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू में 1.6 रहेगा। अभी जो प्लस का माइनस का हुआ क्यों हुआ, क्योंकि इक्वल टू में कोई भी चीज़ इधर उधर जाती है तो अपने साइन को चेंज करती है, प्लस से माइनस करेगी और माइनस से प्लस, तो ये प्लस से हो गया हमारा माइनस। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ भी H है यहाँ भी H है, तो ये H को ले लेंगे कॉमन, बाहर निकाल देंगे। कॉमन का मतलब क्या था, जो दोनों साइड है हमने यहाँ लिख दिया। अब H यहाँ से यहाँ आ गया तो यहाँ कितना बचा सिर्फ √3 फिर माइनस। अब ये वाला H यहाँ से यहाँ पे आ गया तो यहाँ कितना बचा 1। ऐसा मत कर देना कि 0 लिख देना ना, 1 बचेगा क्योंकि H यहाँ से निकल गया, H यहाँ से निकल गया, दोनों जगह से निकला H, इसी को बोलते हैं कॉमन। तो यहाँ √3 यहाँ माइनस और यहाँ पे बचा 1 इज इक्वल टू कितना 1.6। अब क्या करिए H को अकेला कर दीजिए, तो H इज इक्वल टू 1.6 और ये चीज़ कहाँ चली जाएगी, इसके जस्ट नीचे यानी मल्टीप्लाई से जाएगी, नीचे डिवाइड में तो यहाँ आ जाएगी, सही है। तो आप चाहो तो यहाँ भी क्वेश्चन छोड़ सकते हो, नंबर आपके नहीं कटेंगे, आधा नंबर कटेगा तो कटेगा ना, नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है ना।
अगर आपको कैलकुलेशन आगे की नहीं आती तो आप छोड़ दीजिए, आगे सॉल्व मत करिएगा वरना आपको प्रॉब्लम होगी। जिनको करना है, जिनकी कैलकुलेशन अच्छी है, मैं उनके लिए बता रहा हूँ आपको करना क्या है। नीचे देखिए अपॉन में जो है नीचे में डिनोमिनेटर में √3 आ गया, तो कभी भी डिनोमिनेटर में भाई √3 रखते नहीं है, तो √3 को किसी ना किसी तरीके से हमको हटाना पड़ेगा। तो √3 को हटाने के लिए क्या करते हैं, इसी के कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब ये कंजुगेट क्या होता है मैं बताता हूँ अभी। तो जो चीज यहाँ पे लिखी उसी चीज से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर और उसी चीज से डिवाइड। अब आप कहेंगे सर आप तो उसी चीज से कह रहे हो, यहाँ तो माइनस से आपने प्लस कर दिया। तो जी बिल्कुल यही रूल होता है कंजुगेट का, साइन होते हैं चेंज। यहाँ माइनस से मैंने प्लस कर दिया, अगर प्लस होता तो माइनस कर देता, बाकी कुछ देखो चेंज नहीं करा। देख लो अच्छे से, अपने आप से देख लो, मुझे नहीं पता फिर। ठीक है, इतना हमारा हो चुका, तो मैं इसको थोड़ा इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है ना, मुझे उम्मीद है कि आपने उतार लिया होगा। अब यहाँ से क्वेश्चन को अच्छे से देखते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, h इज इक्वल टू 1.6 की मल्टीप्लाई इससे होगी, मल्टीप्लाई करनी नहीं है, ऐसे लिख देना है 1.6 ब्रैकेट में √3 प्लस का 1, सही है। अपॉन में देखिए क्या होगा, अपॉन में दिमाग लगाना है सबको। यहाँ पे लिखा है देखो, यहाँ पे देखो लिखा है √3 - 1, यहाँ लिखा √3 + 1। अगर मैं इसको a ले लूँ √3 को, तो ये भी तो हमारा a हो जाएगा, फिर सेम चीज़ें हैं। अगर मैं 1 को b ले लूँ तो यहाँ भी तो 1b हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पे आइडेंटिटी बन गई a + b, a - b और a + b, a - b हमारा क्या होता है a² - b²। a + b और a - b होता है a² - b²। आइडेंटिटी आपने पढ़ी होगी, ठीक है ना, यही आइडेंटिटी होती है। तो पहले यहाँ पे है a², a कितना है हमारा दोनों जगह है √3, तो यहाँ लिख दीजिए इस a के प्लेस पे √3। स्क्वायर है ना फॉर्मूले में, तो स्क्वायर लगा दिया, फिर माइनस है माइनस लगा दिया, फिर है b कितना है, b दोनों जगह 1 1 है, तो यहाँ लिख दीजिए 1, फॉर्मूले में स्क्वायर है तो लगा दीजिए स्क्वायर। ठीक है, चलिए आ गया। ऊपर जो है उसको छेड़ना नहीं है, जैसे है वैसे ही छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब नीचे देखिए, यानी कि √3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से अंडर होता है कैंसिल। जब भी आपको ऐसी कंडीशन देखिए √ से स्क्वायर तुरंत काटो, यहाँ बचा 3, फिर -1 का स्क्वायर होता है 1, क्योंकि 1 की 2 बार मल्टीप्लाई तो 1 ही रहेगी। तो देखिए कितना बचा 1.6 और यहाँ बचा √3 + 1 और अपॉन में देखिए 3 - 1 कितना हो गया 2 हो गया। अब 2 को 1.6 से आप काटिए, तो देखिए किस तरीके से काटेंगे, 2 से काटेंगे तो 2 8 जा 16। अब देखिए यहाँ पे लगा एक डिजिट के बाद इधर पॉइंट, तो एक डिजिट के बाद यहाँ पे भी लगा देंगे हम पॉइंट और यहाँ लगा देंगे 0 आपकी मर्जी लगाइए चाहे मत लगाइए। तो आ गया हमारे पास 0.8 और ब्रैकेट के अंदर √3 प्लस का 1, और ये मीटर में है ना क्वेश्चन, तो मीटर में ही इसका आंसर हमको लिखना पड़ेगा। तो हो गया हमारा आंसर, h की वैल्यू निकल आई, हाइट ऑफ द पेडिस्टल निकल है। पेडिस्टल जो है वो इतना ऊंचा है और इस जो स्टैचू जो है पेडिस्टल के ऊपर हमारा ये देखिए खड़ा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा फिनिश। ओके।